का फुल क्रैश कोर्स लेके आया हूँ मैं 2025 वाले बच्चों के लिए। और इसमें हम वैसे तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स का डिटेल ओवरव्यू करेंगे। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तौर पे करने। अगेन ये वीडियो जो है बेटा आपकी एक जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, ये उसी की एक्सटेंशन है। मीन्स के वो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताए थे, यहाँ पे सोल्यूशन भी बताऊंगा और डिटेल में आपको हर चीज़ पढ़ा भी दूंगा। तो जब ये वीडियो आप मुकम्मल तौर पे देख चुके होंगे तो आपने एट द एंड आपने फिर लिखना है बेटा डन, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे जो है वो वीडियो देख चुके हैं। सो फार एक स्टूडेंट ने जो है वो पिछली वीडियो पे लिखा था डन, तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा जो है वो सारी चीज़ें जो MCQs के हवाले से वो पढ़ चुका है। और होपफुली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इतने काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स तो आपने ऑब्टेन कर लिए होंगे जो आपने MCQs की जो वीडियो देखी है वहाँ से। तो रेस्ट ऑफ द जो मार्क्स हैं वो यहाँ से आपको मिलने हैं, तो आपके पूरा पेपर हो जाना है। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 आउट ऑफ 85 आते हैं। बहुत से मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मे बी वो ये वीडियो देख भी रहे हूँ, तो उनको अंदाज़ा है कि उनके जो मार्क्स कितने आए थे, उनकी मार्कशीट पे भी लिखे हुए हैं। सो चैप्टर नंबर 2 से बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको वीडियो में, वो ये क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चन ज़रूरी हैं, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो लास्ट टाइम वीडियो में बताए थे। आयोनाइजेशन एनर्जी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक है ये आपने करना है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, और ये कुछ मैंने गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए थे। अब इस वीडियो में हम ये नहीं करेंगे कि आपको इनका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ और आप उनको याद कर लें। ये सलूशन मैंने पहले नोट्स की सूरत में दिया हुआ है। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये जो नोट्स आपसे शेयर किए थे, ऑल्दो ये नोट्स अभी चैप्टर 15 तक हैं, तो बाकी जो है ना मैंने अभी की बुक के अपलोड किए हैं, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो मे बी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सारा का सारा रिवाइज़ कर सकें। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं बेटा बिल्कुल बेसिक से, और फिर हम अपने कोर्स को जो है वो कोशिश करते हैं कि जल्दी फाइंड अप कर लें। तो पहला टॉपिक है बेटा आपका जो बुक का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। यानी कि आपके पास जो है बेटा वो पहले आपसे पूछ रहा है कि एटॉमिक मॉडल जो हैं वो कौन कौन से हैं, और एटॉमिक मॉडल्स हमारे पास पहले कौन से था, बाद में कौन सा था, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। तो सबसे जो ज़रूरी मॉडल है बेटा वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपका एक्सरसाइज का सवाल भी है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है, आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, और उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप ये करें कि आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें बताएं कि बोहर का मॉडल ज़रूरी क्यों था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें बेटा आपको पता है बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एक ये कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट ऑफ एनर्जी में घूम रहे होते हैं। तो इसके बारे में पहला पॉइंट जो था बेटा कि इसने क्लैरिफाई किया था कि इसने पिक्चर ऑफ एटम हमें बताई थी कि एटम किस तरह का दिखता है। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट इसने हमें बताया था कि जो एटम है उसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल हैं। और फिर बेटा इसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि जो रेडियस है किसी भी हाइड्रोजन एटम का वो कैसे फाइंड करना है। फिर बेटा इसने हमें बताया था कि एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें कैसे फाइंड करनी है किसी भी शेल के अंदर। और इसके अलावा बेटा बोहर्स ने जो है ना वो एमिशन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था। अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें एक तो ये पता लगा कि उसने कहा था कि एक न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं फिक्स एनर्जी लेवल पर। तो पिक्चर ऑफ एटम क्लियर हुई, फिक्स एनर्जी लेवल। अच्छा, फिक्स के लिए ना एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम उसने फाइंड करके दिया था हाइड्रोजन एटम का, एनर्जी फाइंड करके दी थी एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो रेडिएशन जब रिलीज़ करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा आ रही होती है। तो वो क्यों आती है इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है,
हम इसकी डिटेल में जाएंगे भी नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास यही आ सकता है कि बोर एटॉमिक मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं, वो हमें पता है, ये 5 हमने वहाँ पे जाके लिख के आ जाना है। सेकंड बेटा जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं बेटा वो आपके पास कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से आपने इनकी ना कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से चीज़ें याद करनी है। तो वो एमसीक्यूज़ के हवाले से बेटा इसका मैस आप याद कर लें। अब मैस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 होता है। यूनिट सारी जो है ना वो मैस पर किलोग्राम है, मैस पर किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो चेंज आ जाएगा। अच्छा चार्ज बेटा, चार्ज का जो मैस है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। बाकी रिलेटिव चार्ज आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन 11836 टाइम जो है वो क्या है, छोटा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन से। ठीक है, इसके अलावा कोई ख़ास बात यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल की नहीं है। नेक्स्ट बेटा, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिहेवियर आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बेटा, एक तरफ चार्ज होता है पॉजिटिव, एक तरफ चार्ज होता है नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई ताल्लुक नहीं ना, न्यूट्रॉन बगैर एक मतलब इग्नोर मारते हुए चुप करके यहाँ से चला जाएगा आगे, ना लेफ्ट ना राइट। लेकिन जो प्रोटॉन है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपना रास्ता बदल लेगा प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ एहतियात करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपना रास्ता बदल रहा है वो ज़्यादा बदल रहा है, मच मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। उसकी वजह क्या है, उसका वजह है कि इसका साइज़ जो है वो क्या है, छोटा है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। यानी कि इसका साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो ये जो कर्व बनाएंगे आप, कोशिश करें कि ये इसकी कर्व जो है बेशक दूर बना लें, इसकी कर्व इस पॉजिटिव के करीब बनानी है। बाकी इस टॉपिक में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपने ये लिखना है कि न्यूट्रॉन अनअफेक्टेड मूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, तो प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस। अच्छा, इन सब के ना अलग अलग मैंने वीडियो भी बनाई हुई हैं, लेकिन वो अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आप शायद उसकी तरफ ज़्यादा गौर भी नहीं देंगे। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। अच्छा बेटा, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और मैस नंबर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं है मैस नंबर से और एटॉमिक नंबर से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको चेंज करके लिखें कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, एटॉमिक मैस या मैस नंबर, सॉरी ये मैस नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैस नंबर इसका हो जाएगा, एटॉमिक मैस भी आप इसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन नंबर है, ये n है, इसको हम लिखते हैं a के साथ। तो प्रोटॉन नंबर को z से भी शो करते होते हैं, इसको z से भी लिखते होते हैं, और p से हमने भी लिख दिया यहाँ पे। तो p प्लस n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ बेटा अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने हों तो एटॉमिक मैस या फिर मैस नंबर में से हम प्रोटॉन को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमने निकालने हों तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मैस नंबर माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर।
मैस नंबर माइनस क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ अगर हमने निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा हमने अगर किसी भी सिस्टम का निकालना हो तो वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। और अगर हमने किसी भी सिस्टम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हों तो हमें फिर 3 कंडीशन की तरफ जाना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है कि वो जो सिस्टम है क्या वो न्यूट्रल है। अगर सिस्टम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो बेटा फिर सिंपल है, हमें कोई मसला नहीं है। वो न्यूट्रल है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव को हम कहते हैं एनाइन, फॉर एग्जांपल S2 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव वगैरह वगैरह, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर के अंदर प्लस कर देंगे चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बेटा कि ये -1 है तो हमने -1 नहीं पुट करना, हम खाली 1 पुट करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो वो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ, अच्छा N9 के लिए हो गया, फिर क्या होगा बेटा पॉजिटिव के केस में देखें तो पॉजिटिव वाला होता है कैटाइन, तो कैटाइन का मतलब सोडियम पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया वगैरह वगैरह। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में आप एटॉमिक नंबर में से माइनस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, हम कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से सोडियम कंसिडर कर लेते हैं, सोडियम पॉजिटिव। इसमें आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने, तो सोडियम का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 11, और मैस इसका होता है बेटा 23, तो 23 - 11 अब आपके पास 12 सोच के अब क्या आगे, न्यूट्रॉन आगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, आपने देखा इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अगर कुछ ना होता तो इसके प्रोटॉन होते 11। अब उसके ऊपर जो है बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो कंसेप्ट असेसमेंट 2.1 है उसको एक दफ़ा देख लेना है, नोट्स में आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, इजीली आप कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक आपके पास आता है वो टॉपिक है जी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने हैं, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी में जाके वो कॉन्सेप्ट हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए इसको सही सोर्स से आप इसको पढ़ लें। तो बेटा ये याद रखिएगा कि रेडियस होता क्या, ये तो आप सब लोगों को पता है कि रेडियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का फासला जो है वो क्या कहलाता है, रेडियस। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, यहाँ से एंड तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये बात है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है वो कहलाता है रेडियस। लेकिन हम इसको, क्योंकि ये बाउंड्री जो है ना फिक्स नहीं होती, अगर रेडियस की बाउंड्री फिक्स हो, एटम की बाउंड्री फिक्स हो तो हमें कोई मसला ना हो। तो अगर उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है हमें वहाँ तक जाने के लिए एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक से। अच्छा, ऑफ एन एटम कहेंगे तो एटॉमिक रेडियस, ऑफ एन आइन कहेंगे तो आयनिक रेडियस बन जाएगा, सिंपल है। तो हम एवरेज का लफ्ज़ इसलिए इसे इस्तेमाल करते हैं कि उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बेटा इसकी पीरियोडिक ट्रेंड के ऊपर। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या बला होती है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, हमें नहीं पता पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तो बेटा आपको जो चैप्टर नंबर 10 में मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बुक वालों का अल्लाह भला करे, उन्होंने सीक्वेंस ऐसे दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट अगर आप आएँ तो इनको हम बेटा कहते हैं पीरियड, टॉप टू बॉटम अगर आप आएँ उसे हम कहते हैं ग्रुप्स।
तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो ट्रेंड क्या है और टॉप टू बॉटम जो है वो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब है कि कोई चीज़ बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, ठीक है। तो अब आपने बड़े गौर से यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि होता क्या है बेसिकली। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने। नंबर 1, पहले आपने एक चीज़ जो है वो आपने देखनी है, वो है शेल, यानी कि जो पीरियड नंबर होता है बेटा वो ही शेल नंबर होता है, और शेल जो है वो पीरियड में सेम रहता है, और ग्रुप में जो है वो शेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि जो शेल है वो क्या होगा, पीरियड में रहेगा सेम, लेकिन ग्रुप में जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहली शेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि शेल क्या होता है, कि ये एक बाउंड्री है जो कि पीरियड नंबर के साथ करती है, वेरी करती है। सेकंड चीज़ बेटा क्या है, सेकंड चीज़ है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ये है कि आप अपने जो कॉलेज है या स्कूल है उसकी कैंटीन पे गए हैं, और ये लेट से कैंटीन है, ये भाई साहब आपको जो है वो कोई चीज़ बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या है, बच्चों की लाइन लगी हुई, यहाँ बच्चों की लाइन है बहुत ज़्यादा, यानी कि 3-4 बच्चे जो है की ना आगे सामने लाइन लगी हुई है। अब आपने इन अंकल तक आना है और आके यहाँ से सामान लेना है, या पकोड़े समोसे कोई भी चीज़ लेनी है। तो ये वाले पहले से मौजूद लोग होंगे, ये आपको रिपेल करेंगे कि हम पहले खड़े हुए हैं, तुम बाद में आना। यानी कि इनर लेयर वाले जो बंदे हैं वो बाहर के आने वाले बंदे को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इस फिनोमेना को अगर हम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पढ़ें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन में क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को करते हैं रिपेल। इस रिपल्जन को हम कहते हैं शील्डिंग करना, स्क्रीनिंग करना, इसको हम कहते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट जो पीरियड में है, शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि पीरियड में अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं सेम, तो सेम इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ख़ास शील्डिंग का इफेक्ट हो नहीं रहा होता, इसलिए शील्डिंग का इफेक्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। लेकिन ग्रुप में क्या होता है बेटा, ग्रुप में अंदर वाला शेल बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, अब इसमें ये इसको रिपेल कर रहे हैं, नेक्स्ट शेल जब आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो ग्रुप में क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट बेटा ग्रुप में इंक्रीज होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल रहे हैं, तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ज़रा गौर से देखें इस चीज़ को कि बेटी अगर शेल कांस्टेंट है तो फिर तो साइज बढ़ तो नहीं सकता। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, फिर साइज बढ़ नहीं सकता, यानी पीरियड में ये दोनों फैक्टर बढ़ा नहीं रहे साइज को। लेकिन ग्रुप में क्या है कि ग्रुप में शेल का बढ़ने से साइज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से साइज बढ़ रहा है। अब बेटा तीसरा फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब इसको न्यूक्लियर चार्ज को लिखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखते हैं, ये भाई साहब आपको जो है वो कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, पकोड़े समोसे, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, यानी इफेक्टिव जो है, जो आपके पास एनर्जी है, मेरी जो एनर्जी है वो आप तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वो इफेक्टिवली मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के पास कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो 20 किलो जूल या किसी भी एनर्जी से वो आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर जो असर अंदाज हो रही है वो 15 है, क्योंकि जो आपको 20 मिल रही है वो आप 5 का खर्चा कर रहे हैं रास्ते वालों से लड़ने के लिए, इसलिए आपका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा, किसी भी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतने ही उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन पहले से ही दूर जा रहे हैं, तो क्या न्यूक्लियस का उनके ऊपर असर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा क्योंकि दूर है। अच्छा, आप इसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि आप जो ना एक वो दूर बंदा खड़ा हुआ है, आप उससे आवाज़ दे रहे हैं, वो जैसे जैसे आपके करीब आएगा आपकी आवाज़ से ऑडिबल लगना शुरू हो जाएगी, आप वो आपको सुन पाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपके करीब आ रहा है। जितना वो दूर जाएगा उतना ही आपको वो सुन नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे वो दूर जा रहा है, वो आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ग्रुप में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो वीक हो रहा होता है, इसका साइज़ जो है ना कम हो जाता है, मतलब कम नहीं होता, सॉरी,
ग्रुप में उसका साइज जो है ना वो बढ़ता रहता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। लेकिन पीरियड में क्या इशू होता है, पीरियड में होना ये चाहिए था कि पीरियड नंबर सेम है तो सबको एक ही ट्रेंड में फॉलो होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनकी तादाद क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है कि इनको अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो साइज़ कम हो जाता है, यानी कि साइज़ बड़ा था छोटा छोटा और छोटा और छोटा हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए बेटा अब हम समराइज़ करते हैं इसको कि पीरियड में एटॉमिक साइज़ करता है डिक्रीज़। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है 3। नंबर 1 शेल जो है वो रहता है कांस्टेंट। नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रहता है कांस्टेंट। नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज जो है वो होता है इंक्रीज। और ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में क्या है बेटा, ग्रुप में हमारे पास यही 3 बातें हैं कि शेल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसीलिए ग्रुप में जो साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होगा। अच्छा अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। तो आयनिक रेडियाई बेटा सारा का सारा सेम है, आयनिक रेडियाई का कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है। अगर सेम चार्ज हो, अगर सेम चार्ज हो पीरियड के अंदर, ग्रुप में तो होता ही सेम है, तो इसका ट्रेंड सेम एज क्या होगा बेटे, एटॉमिक रेडियाई होगा। इसका ट्रेंड सेम एज एटॉमिक रेडियाई होगा। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद हम बात कर लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा कि इन सब के ऊपर बेटा चार्ज अगर +1 हो, इनका ट्रेंड वही होगा, इनका ट्रेंड वही होगा जो कि एटॉमिक रेडियस का है। ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट में बताए थे आपको कि वाई कैटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, एनाइन इज बिगर देन पेरेंट एटम। अब मैं इसका आंसर आपको बताने लगूँ। वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा लेकिन इसको समझ लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो बेटा जो पेरेंट एटम होता है ना, पहले आप पेरेंट एटम को समझें। ये वो एटम है जो कि न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास कोई भी एटम है, इसके पास क्या है, इसके पास यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इसके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया। अब इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। वेरी गुड। अब इसकी जब 5 अलग इलेक्ट्रॉन हुए बेटे, तो अब इसको जो न्यूक्लियस की पावर है इसको खींचने की, वो कम हुई है ज़्यादा हुई है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 4 को खींचने की जो ताकत थी इसके पास, वो थी मैं कहता हूँ कि 20 किलो जूल एनर्जी फॉर एग्जांपल। तो इसने उसको जो खींचा है, पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी मिल रही है वो बेटा कितनी मिल रही है, 20/4, वो एनर्जी मिल रही है 5 किलो जूल की। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा 20/5 हो गया। तो यानी कि अब 4 किलो जूल की एनर्जी मिल रही है। इसके नतीजे में ये जो है एटम अपना साइज़ को एक्सपेंड कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अंदर से खींचने की सलाहियत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, वो बाहर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो एक एटम है न्यूट्रल और एक एटम है बेटा क्या, नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव वाले का साइज है न्यूट्रल एटम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर जी, इसको वर्डिंग में कैसे लिखें? वर्डिंग में ये लिखेंगे ना कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो कई दफ़ा शेल बढ़ जाता है, कई दफ़ा शेल इंक्रीज़ कर जाता है। शेल इंक्रीज़ ना करे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा
न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है कि साइज एक्सपेंड कर जाता है। अब दूसरा सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अब हमने बेटा इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर। अब इलेक्ट्रॉन को जैसे आपने बाहर निकाला तो अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर है, वो तो अंदर ही है ना। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो अब आप 20/3 करेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट हम इसको 5 कर लेते हैं, तो लेट्स से 6.5 आ गया, 6.66 वगैरह आ गया। तो यानी कि ये एनर्जी जो है ना वो क्या है, मोर देन 5 है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है बेटा, अब वो क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, इसका साइज़ एटॉमिक अपने न्यूट्रल एटम से जो है वो पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो कई दफ़ा ऐसे होता है जिस तरह सोडियम में उसके जो शेल है वो पूरा शेल उड़ जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि शेल उड़ जाता है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके नतीजे में आपके पास जो है वो एटम उस तरह से नहीं बिहेव कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है क्वांटम नंबर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बार बार आपको वो क्वेश्चन नहीं रिमाइंड करवाऊंगा। मैंने बताया हुआ है कि क्वांटम नंबर जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अक्सर आते होते हैं पेपर के अंदर। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं बेटा, आपसे वो पूछ ले तो क्वांटम नंबर ए सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं कि 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं which gives location of electron in an atom। अब भाई कैसे लोकेशन बताते हैं, देखो 2p(x)(1) मतलब स्पिन है इसकी। ये जो 4 चीज़ें मैं लिखी हैं बेटा, ये चारों के चारों क्वांटम नंबर हैं। पहला जो क्वांटम नंबर है बेटा, इसको हम कहते हैं n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्पेलिंग PAL वाले हैं, ठीक है, कॉलेज वाले प्रिंसिपल वाले। और जो P है ये बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है L, ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L। दूसरा X जो है बेटा, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ऊपर जो है स्पिन, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये आपको बताते क्या हैं, ये आपको बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में P सब शेल के अंदर X एक्सिस पे, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर इट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं शेल कौन सा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो गई हैं कि ये क्या है, लेकिन वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आते हैं बेटा। पहले इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। दूसरा, ये जो बोहर के एटॉमिक मॉडल का जो शेल था, ये बोहर शेल को भी हम n से रिप्रेजेंट करते थे, ये वही शेल है, ठीक है। तीसरा बेटा, En इज इक्वल टू पीरियड नंबर होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये उसका पीरियड नंबर होता है। तीसरी बात बेटा कि ये 1 2 3 यानी कि 1 से शुरू होता है और आगे तक चलता है, ठीक है। वैसे तो 7 पीरियड हैं जो ग्रुप के अंदर हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके बाद जितना n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी जो उस शेल की होगी बेटा वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ऑफ हाइड्रोजन, उसको ये एक्सप्लेन करता है ये वाला क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई ख़ास बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। MCQs वीडियो में करवाते हुए मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू हमेशा N से क्या होती है, 1 कम होती है, ठीक है। इसका मतलब कि L की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 1 2 3 4 हो सकती है, ये मतलब 0 से शुरू होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है, जब भी आप बात करेंगे तो वो आप
एंड तक जाएगी n-1 तक, यानी कि n के ऊपर नहीं आ सकता। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि किसी भी अगर कोई क्वांटम नंबर n = 2 है तो l = 2 हो जाए, ये गलत हो जाएगा। ये अक्सर हम MCQs में पूछते होते हैं। दूसरा बेटा, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को भी एक्सप्लेन करता है कि कोई ऑर्बिटल s है, p है, d है, f है, तो उनकी शेप्स को भी एक्सप्लेन करता है। फिर बेटा जो ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ये जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना ही जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा इसका, यानी कि l की वैल्यू अगर बढ़ेगी उतना ही जो सब शेल है उसका साइज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल s है तो 1s है, तो अब s जो है वो क्या है, इतना है। 2s जब आएगा तो 2s के लिए इसका साइज जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि ये नंबर ऑफ सब शेल जो है वो डिपेंड करते हैं शेल के ऊपर। शेल नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सब शेल भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक उनकी जो पोजीशन है वो भी हम बता सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, इसके जो सब शेल हैं बेटा वो कौन से हैं, S, P, D और F हैं। SPDF जो सब शेल है इसकी बेस पे ब्लॉक्स को भी डिफाइन किया गया है। प्रोडक्ट टेबल को ना ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, वो भी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के सब शेल की बेस पे ही डिवाइड किया गया। अब आगे आते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अलावा इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है या नहीं है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। MCQs में पूछा हुआ था। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटे। अगला है बेटा मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना बेटा, ये m से रिप्रेजेंट होता है। इसकी वैल्यू -L 0 और +L होती है, ठीक है। -L से +L की तरफ होती है। अब -L से +L की तरफ कैसे है, इसको ऐसे भी लिखते हैं -L to +L। अब कैसे, अगर आपके पास L की वैल्यू है बेटा 1 तो ये होगा -1, 0 और +1। L की वैल्यू अगर है 0 तो M की वैल्यू ऑब्वियसली 0, ये M की वैल्यूज़ है। L की वैल्यू 2 है तो यह हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। और L की वैल्यू अगर है 3 तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 हो जाता है। अब जो P, अब यहाँ पे जो L = 0 होता है ना, ये होता है S सब शेल के लिए, P = 1 होता है, L की वैल्यू जो है D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। इसका मतलब कि जो ओरिएंटेशन है वो P की 3 ओरिएंटेशन होंगी, PX, PY और PZ। S की कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी। D की जो है वो क्या होंगी, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ² वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब अगर आपने इसको डिटेल से देखना है तो मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये सब सेपरेटिंग होगी, ये सारा कुछ हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा स्पिन क्वांटम नंबर पे। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, अभी तक जो हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़े थे ना, वो 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे, SWE भी कहते हैं उसको। ये एक वाहिद क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, ठीक है। और इसको 1925 में एक साइंटिस्ट था गॉडस्मिथ, उसने एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स सेल्फ यानी कि खुद ही वो रोटेशन करते हैं, और सेल्फ रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर तो वो क्लॉकवाइज होते हैं तो उनको उन्होंने -1/2 कहा था, और इसके लिए उसने 1/2 कहा था, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे ना थोड़ा सा उसको कई दफ़ा जब रिप्रेजेंट हम करते होते हैं तो प्लस माइनस का कोई चक्कर हम नहीं करते होते। वो आपकी बुक के एतबार से उन्होंने क्लॉकवाइज को किया है माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस किया है, क्लॉकवाइज को उन्होंने प्लस किया हुआ है। और अपवर्ड जो है हम रखते हैं क्लॉकवाइज को, डाउनवर्ड रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज को।
तो ये प्लस माइनस को कोई ख़ास चक्कर नहीं है। अगर आप करना चाहें एज़ पर योर बुक तो ये -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 है। आप ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज, डाउन ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हमने पहले से देख लिया बेटा। इमिशन स्पेक्ट्रम आपके सिलेबस में नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया, बात ख़त्म। अब आते हैं बेटा रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहला रूल है बेटा अफबो प्रिंसिपल। ये कुछ नहीं कहता, ये बस कहता है कि भाई जो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन है, लोवेस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनको आपने फिल करना है फर्स्ट। बाकी बेटा आप कुछ याद कर लो तो बेहतर है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। बाकी टेंशन की हमें लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पहले है, वो मैं अपने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि वो आप लाइन ड्रॉ करके करो, उसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी करो। अच्छा, अगर आपने इसकी एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकाल सकते हैं n+l रूल से। ये n क्या है अभी पढ़े हमने, l है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अब आपके पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू बेटा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2p की हम बात कर लेते हैं और 3p की बात कर लेते हैं। 2p के अंदर जो है ना n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, n = 2। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्योंकि s देखो ना s p d f 0 1 2 3, तो p के लिए क्या है वैल्यू 1 है। तो आप पुट कर लो 2 + 1 = 3, और 3p के लिए पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4। तो 3 जो है वो क्या है लो नंबर है, इसलिए इसके जो आपके पास n+l रूल के मुताबिक इसकी एनर्जी लो होगी। फिर आता है बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी असाइन टू 2 एटम, असाइन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे मतलब, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में हो सकता है, p सब शेल में हो सकता है, x एक्सिस पे हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में p सब शेल में x एक्सिस पे क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा हमेशा। यानी कि उसकी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कम से कम हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल्स, ठीक है, देयर स्पिन विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो px हैं तो वो इस तरह आए हैं, तो उसको आपने हमेशा इस तरह लिखना है। आप कभी भी उसको ऐसे करके दोनों की सेम स्पिन करके नहीं लिख सकते, यानी कि ये वाला खाता आप नहीं कर सकते, ना ही आप ये वाला काम कर सकते। आगे बेटा आपके पास आते हैं हुन्स रूल। अब हुन्स रूल में क्या है कि हुन्स रूल कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हो, फॉर एग्जांपल px py और pz, आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हों तो 2 इलेक्ट्रॉन एक में नहीं फिल करने। आपने पहले क्या करना है कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, जब इलेक्ट्रॉन बच जाए फिर आपने फिल करना है। तो ये कहता है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल द इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू रिजाइड सेपरेटली इन सेम स्पिन। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप उसको पेयर अप करोगे बेटा तो एक स्पिन आपको करनी पड़ेगी अपोजिट, बाकी ऑर्बिटल्स को आपको रखना पड़ेगा खाली। लेकिन अगर आप इसको ये काम करते हो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर रखते हो, इसके इलेक्ट्रॉन इधर रखते हो, तो सेम स्पिन होगी। सेम स्पिन होने से उनकी रिपल्जन भी नहीं हो रही होती और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली एडजस्ट भी हो जाते हैं। आगे बेटा आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम आइन विद प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये सिंपल सी बात है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। तो बच्चों वाली बात है कि अगर आपके पास बेटा फॉर एग्जांपल 17 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास गिवन है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, आपके पास क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये 10 हो गया तो ये आगे 17। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, वो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको पढ़ा दूंगा। अब आता है बेटा कि आप जो है वो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, आपसे वो कहता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी आइटम कहता है वो तो आप लिख लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी बेटा जब उसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव या फिर उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस में बेटा आपको मैंने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला बताया है, आप पहले उस फार्मूले के तहत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, फिर उनके उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें। क्या मसला है? फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम का आपके पास पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करो तो वो 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लो 2p6 बस। अब जो 3s है वो क्या रहेगा, ये एम्प्टी देगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं लिखते होते। वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या है, 3s1 होती है, लेकिन जब पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा बेटे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके बाद मैं आयोनाइजेशन एनर्जी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाऊंगा क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो डिटेल में हम उसको देख लेंगे। तो आते हैं जी आपके पास आयोनाइजेशन, सॉरी शेप ऑफ ऑर्बिटल आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। एस ऑर्बिटल की शेप बेटा होती है स्फेरिकल। अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर एक अलग से डिटेल, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हर टॉपिक के ऊपर अलग से आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो स्फेरिकल शेप होता है, हमें टेंशन नहीं। पी ऑर्बिटल जो है बेटा क्या होता है, डम्बल शेप होता है। डी ऑर्बिटल बेटा जो है वो आपके पास क्लोवर लीफ का होता है शेप का। एफ ऑर्बिटल आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैंने एफ ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करके दिखाया भी है वहाँ पे। एस ऑर्बिटल क्या है जी, ये स्फेरिकल है, आप ऐसे शो कर दोगे। पी ऑर्बिटल क्या है बेटा, डम्बल शेप है। तो इसको एक्सिस के मुताबिक आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, या जेड एक्सिस पे, यानी कि वाई पे शो करना है, या फिर अगर आपने जेड एक्सिस पे शो करना है बेटा तो आप इसको एक्सिस के मुताबिक जेड एक्सिस पे शो कर सकते हैं। रही डी ऑर्बिटल की बात, तो डी में क्या होते हैं, दो होते हैं, डी एक्स वाई जेड जेड एक्स। तो ये जो ये वाले होते हैं बेटा, ये होते हैं इस तरह के, ठीक है। अब इनमें आप इसको, सॉरी, ये आपके पास बिटवीन द एक्सिस होते हैं, यानी कि एक्स और वाई है ना, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान होंगे। सिमिलरली यही डायग्राम होगी वाई जेड के लिए, बस यहाँ पे आपने एक्सिस के ऊपर लेबलिंग चेंज कर लेनी है। यही डायग्राम आपके पास होगी जेड एक्स के लिए, आपने इसमें लेबलिंग चेंज कर देनी है, फॉर एग्जाम्पल जेड एक्स। अच्छा, जो ये डायग्राम बनी है ये बेटा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के लिए, कि ये इसके लाइन के ऊपर अगर हूँ तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएंगे। अब एक जो कम्प्लेक्स है वो आपके पास है डी जेड स्क्वेयर वाली शेप पे, इसमें आप इस तरह ड्रॉ करके ना, इस तरह इसको दरमियान में एक सर्कल टाइप बनाते हैं, ये आपके पास होता है डी जेड स्क्वेयर। इसकी बेस पे इसको जो है एक कहते होते हैं हम कि ये इज जस्ट लाइक अ, इसको सॉसेज शेप, या इसको सॉसेज शेप जो है वो शेप कहते हैं। बड़ी डिस्कशन की है बच्चों ने इसके ऊपर कि वो पी ऑर्बिटल को कहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सॉसेज शेप जो है ना वो आपका डी जेड ऑर्बिटल होता है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है बेटा फ्री रेडिकल का, ये इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक में जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ हम अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपके पास जो है एक टॉपिक है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर दो लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो अच्छे से हो जाएंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। तो बेटा ये सिंपल बात है कि ये सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है कि जो ना पूरा मेटल है, ना पूरा नॉन मेटल है, ना पूरा कंडक्टर है, ना पूरा नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर नहीं है, ये बल्कि इन बिटवीन करता है, ये कंडीशनल पे होता है। तो हमारे पास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम बात करते हैं इन द केस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन किसकी ब्रादरी से बिलोंग करता है बेटा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है जी 14।
अब 14 एटॉमिक नंबर है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो ये क्या है जी, इसके पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे ज़रूरी बात है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है 4। अब होता क्या है कि इसके जो वैलेंस में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी हैं 4। अब ये करते क्या हैं कि जो 4 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो एक खाली स्पेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 जो फिल हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो इन खाली स्पेस को ये कहते हैं होल, और इनको जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या होता है बेटा कि ये जो एनर्जी यहाँ पे जो ये दो जो सिस्टम हैं ये एक बैंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। बैंड मतलब आप इसको लेवल कह लें। अब इसमें क्या होता है कि एक जो है वो आपके पास कंडक्शन बैंड के तौर पे काम करना शुरू हो जाता है, और एक जो है वैलेंस बैंड के तौर पे काम करना शुरू हो जाता है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं बेटा वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को हम जो है वो कंडक्शन बैंड करना शुरू कर देते हैं। अब जो मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल के केस में, चेंज करने दें मुझे, मेटल के केस में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो होता है आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनका डिफरेंस है बेटा वो क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है ना वो मूव करते रह जाते हैं यहाँ पे। लेकिन इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ये जो बैंड गैप है ये बहुत हाई होता है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डिफरेंस है बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक कंप्रोमाइज्ड बैलेंस होता है, एक कंप्रोमाइज्ड सिस्टम होता है जिसके तहत ये ऊपर नीचे जो है वो क्या कर सकता है बेटा, मूव कर सकता है। तो इसकी बेस पे जो है हम इसको आगे फर्दर डिफाइन करते होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर यहाँ एक बैलेंस है 4-4 का। तो बैलेंस की वजह से जो है ना ये कभी कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर सकता है, कभी नॉन कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं बेटा, एक जो जद्दी पुश्ती होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन होगी, जर्मेनियम होगी। दूसरे को बेटा हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा मिलावट होती है, उस मिलावट करने के अमल को हम कहते हैं डोपिंग, यानी मिक्स करना किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ। अब वो डोपिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आपने जो मिक्सिंग की हुई है वो किस एटम की है और कैसे कैसे आपने उसकी डोपिंग की है। इन जनरल जो है वो डोपिंग के बेस पे हम इसको 2 तरह से कंसिडर करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, आपको जो है वो नाइट्रोजन की बरादरी वाले यानी कि ग्रुप नंबर 5A वालों के जो है वो क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन आप मतलब उनको आप शामिल करते हो, और इसमें बेटा ग्रुप नंबर 3A वालों को आप शामिल करते हो। आल्दन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए याद रख लो कि इसका मतलब नेगेटिव है और इसका मतलब पॉजिटिव है। अपनी आसानी के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कैसे। अब देखो सिलिकॉन के पास क्या है, सिलिकॉन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इसने दूसरे सिलिकॉन के साथ बनाए हुए हैं। तो अब इसके पास क्या है बेटा, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ग्रुप 3A एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल बोरोन को, तो बोरोन के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि कुछ भी है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन कह लेते हैं। तो बोरोन के पास खाली जगह है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 बाकी सिलिकॉन को दे दिए, एक खाली जगह रहेगी। जो खाली जगह रहेगी ना आप इसको एज अ पॉजिटिव कंसिडर कर लो, होता नहीं है, मतलब ये खाली स्पेस है। सिमिलरली बेटा जब सिलिकॉन बाइंड करता है दूसरे सिलिकॉन के साथ, अब ये बाइंड करेगा लेट्स से मैं कहता हूँ फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस में क्या है कि फास्फोरस बाकी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड कर लेता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाता है। तो इस केस में जो है बेटा क्या है कि ये जो है वो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और ये पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। दोनों को मिला के हम कहते हैं पी एन जंक्शन कहते हैं।
यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करता रहता है, एक पूरा जंक्शन बन जाता है, हमारा कोई तल्लुक नहीं इसके साथ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या क्या होता है, इसको कैसे कैसे लिखना है फॉर द सेक ऑफ पेपर्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि 2 हैं। नंबर 1 आपके पास जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। पहले तो ये समझ लें कि किसी भी एटम को पॉजिटिव एटम बनाने के लिए, ए पॉजिटिव बनाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि कैटाइन फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, कैटाइन फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फैक्टर्स कौन कौन से इसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, अब आपको फैक्टर मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको खुद ही पता है। नंबर, शेल का साइज़ कितना है, या जिसको बेटा हम एटॉमिक साइज़ कहते होते हैं। फिर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, आया कि उसके अंदर जो शील्डिंग हो रही है वो ज़्यादा है या कम है। फिर न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका क्या इफ़ेक्ट है इसके ऊपर। फिर कई दफ़ा जाके ना इन हम आगे जाके स्पिन रिपल्जन को भी हम पढ़ेंगे, ये एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे हम इसके अंदर जो पढ़ते हैं। तो बेटा आप ग्रुप में देखो, अब ग्रुप में अगर आप देखो ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ग्रुप में साइज़ हो रहा है बढ़ रहा है। तो अब साइज़ बढ़ेगा तो जो छोटे वाला एटम है, अगर एक छोटा एटम है वो इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा जल्दी से देगा या बड़े वाला एटम, बड़े वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, लूज़ हो रहे हैं। तो मतलब ऊपर से नीचे जो हमें एनर्जी लेके आने पड़ेगी वो हमें कम एनर्जी देंगे, ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ग्रुप के अंदर क्या है बेटा, ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी करती है डिक्रीज़। वजह क्या है, शेल नंबर बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होता है, स्पिन ये किसी का खाता होता नहीं ग्रुप में। ठीक है, स्पिन रिपल्जन ग्रुप में नहीं होती। लेकिन जब बात करते हैं बेटा पीरियड्स की, तो पीरियड के अंदर जो है इन जनरली जो है वो क्या होती है, साइज़ क्या है बेटा, साइज़ हो रहा है कम, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो होना क्या चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ होना चाहिए, और ये इन जनरल इंक्रीज़ करती है। बट यहाँ पे हम जो एक्सेप्शन पढ़ेंगे वो स्पिन रिपल्जन के केस में आएगी। पहले बेटा आपके पास देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, अगर मैं आपको देखें, बल्कि हम पीरियड 3 की डिस्कशन कर लेते हैं यार, ऐसे नहीं होगा। पीरियड नंबर 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर करना चाहें तो आप भी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी कि ये आपके पास क्या है बेटा, ग्रुप नंबर 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। अब बाय लॉ, बाय उसूल जो होना ये चाहिए कि लेफ़्ट राइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो 1A वालों की कम, इसकी ऐसे होना चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद 2A एंड 3A, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद 5A एंड 6A। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, इनमें 1A की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3A, और 5A की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 6A। भाई ये क्यों होता है? पहले में तो क्या है कि बेटा पहले में एस और ऑर्बिटल है फिल कम्प्लीटली, तो फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं। फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो तो अंडरस्टूड है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें Px, Py, Pz एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन 6 में जाके बनाते हैं पेयर Py, तो ये जो हाफ फील्ड वाली होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है स्टेबल। स्टेबल की वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरा, ये जो पेयर है ये पेयर कर रहा होता है रिपेल, इसकी रिपल्जन हो रही होती है इस पेयर की, जिसकी वजह से ये एक
एनर्जी का जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, ये जल्दी निकलना चाह रहा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल लेता है 6a वाला, ये वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकालते, हमें इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। तो ट्रेंड जो है वो ऐसे हो जाएगा 1a फिर सेकंड ए, यानी कि सबसे ज़्यादा 7a वालों की है, उससे कम 5a वालों की, उससे कम 6a, उससे वाले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम आपकी ख़त्म हो चुकी है। फिर आगे एक टॉपिक है डिडक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। भाई देखो, एक एटम एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, मतलब 2000 के करीब है, 1700 है वगैरह वगैरह, तो आपको वो अंडरस्टूड है कि भाई देखो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मतलब लेफ़्ट राइट होती है इंक्रीज़। तो मतलब इस साइड वालों पे, लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइड वालों की एनर्जी होती है कम, इस साइड वालों की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा, आप कहेंगे इस साइड पे हो सकता है। फिर उसकी कंसेक्टिव जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा होता है, वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की हम बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम में क्या होता है कि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो है 735, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1445, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो है 7730। इसका मतलब है कि पहली तो दूसरी की क्या है, डबल है, 2 टाइम्स है। दूसरी तीसरी के क्या होना चाहिए, होना 3 टाइम्स चाहिए, लेकिन है 3 टाइम्स नहीं, 14 और वो 77। इसका मतलब है कि ये इसकी जो वैलेंस शेल में क्या है बेटा, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इनर शेल में, जो कि इलेक्ट्रॉन निकालना वाले क्या है, मुश्किल है। इसकी बेस पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। सो फार आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इतना ही काफ़ी है। सेकंड बेटा क्या है, अब हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बेटा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर पहला पॉइंट है प्रिंसिपल इसका, दूसरा पॉइंट है बेटा इसका डायग्राम, तीसरा पॉइंट है इसके आपने जो है ना वो वर्किंग लिखनी है, चौथा पॉइंट है बेटा इसकी आपने लिखनी है एप्लीकेशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल सिंपल है। प्रिंसिपल क्या 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 कहता है कि भाई हमारे पास एक सैंपल है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, उसको हम करते हैं वेपोराइज, यानी कि पहला काम उसका होता है वेपोराइजेशन, फिर हम उसकी करते हैं आयोनाइज, यानी कि सेकंड काम होता है इसका आयोनाइजेशन। फिर बड़ा जो आइंस बनते हैं, आइंस आर एक्सेलरेटेड, तो तीसरा स्टेप है एक्सेलरेशन। आपकी बुक में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट उस तरह से दिया नहीं हुआ, उन्होंने डायरेक्ट ही कहा हुआ है कि हमने इसको क्या क्या किया, आइंस को बेटा क्या क्या किया, सेपरेशन किया, और फिर आखिरी स्टेप के क्या है बेटा, आपने रिडक्शन कर लिया। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को आपने किया वेपर में कन्वर्ट, वेपर से आपने इसको किया आइंस में कन्वर्ट, आइंस को आपने किया सेपरेट किया आपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपने सेपरेट किया बेस्ड ऑन देयर m/z वैल्यू, मैस टू चार्ज रेशो, और फिर आपने उनको कर लिया डिटेक्ट, और फिर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया जिस ग्राफ का नाम है मैस स्पेक्ट्रम। तो सो फार हमने जो है ना इसको बड़ी डिटेल से देखा है, चैप्टर हमारा लंबा है इसलिए हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर। तो अब आप अगर इसको देखो ना तो यही चीज़ आपके लिखी हुई है कि the sample is ionized and converted into charged ions and the ions are then separated based on mass to charge ratio and detected to generate a mass spectrum। बस सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ बेटा क्या है, डायग्राम। अब डायग्राम जो है ना सिंपल सी डायग्राम बनानी है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना। आपने जो है इसको कम्प्लेक्स करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आपको पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ख़त्म हो गया।
अच्छा, पहले आपने जो है ना वो दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। अच्छा, मेरे से स्ट्रेट नहीं हो रही, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। ये आपके पास क्या है बेटा, इस तरह का आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आपने क्या 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 करना है, यहाँ पे इसको आप जो है वो बेशक गोल कर रखे, यहाँ सैम्पल को इंसर्ट कर दें। पहले आपने लिखना है कि सैम्पल जो है वो क्या होता है, सैम्पल इंसर्ट हुआ है। तो सेकंड प्रोसेस क्या है बेटा, वेपोराइजेशन हो चुकी है। तो आप करना चाहें यहाँ पे लिखें कि वेपोराइजेशन। सेकंड चैम्बर बनाएं, उसके ऊपर लिखें आयोनाइजेशन। यहाँ पे ना ये ऐसे करके लाइन भी शो कर दें, नीचे प्लेट्स ही बना दें कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हो रही है बेचारे के ऊपर। फिर बेटा आप यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे, दो प्लेट्स, उसमें छोटे छोटे दरवाजे रखेंगे आप। इसमें आप कह देंगे एक्सेलरेशन, ये एक पार्ट होता है इस प्रोसेस का। और इसमें छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन में जो है वो क्या है, आपके पास चार्जेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एम पॉजिटिव लिख दें, चार्ज आ रहे हैं। बाकी कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो लाइनें लगा के ये लिखना है नॉर्थ साउथ पोल है, ये पता लग जाएगा मैग्नेट है। और यहाँ पॉइंट बना लें, पॉइंट बनाने के बाद एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर दें बस, ठीक है। जैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ की इस साइड पे आपने लिखना है m/z, और यहाँ पे जो आपने लिखना है परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। तो यहाँ 75% लिख दें फॉर एग्जांपल, 25% लिख दें, कोई आप लिखना चाहें तो ये ऑप्शनल है। लेकिन इस तरह का डायग्राम ना दें आप, मेरे पास जो पैड है वो उस तरह से बन नहीं पा रही। लेकिन डायग्राम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी। बच्चे करते क्या हैं, इसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स लिखते हैं, आप ऑब्जर्वेशन का एक आंखें बनाते हैं, फिर आइंस को एक्सेलरेशन करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी सी ट्यूब बना के मैग्नेटिक बनाते हैं। यू डोंट नीड दैट। बस जो आइडिया है वो ये है कि आप इसको करें। फिर बेटा आपने वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन, आयन सेपरेशन, डिटेक्शन के बारे में डिटेल इसको बतानी है। क्या बतानी है वो मैंने वैसे नोट्स में दी भी हुई है कि आयोनाइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या, सिंपल लिखना है द सैंपल इज़ वेपोराइज्ड, बस ख़त्म। आयोनाइजेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है आपने यूज़ की है। यानी कि आयोनाइजेशन में आप लिखेंगे कि आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं, या फिर सेकंड में इसके आप पास लिखेंगे माल्दी यूज़ किया है, अगर आपको याद रह जाए माल्दी का। अच्छा, माल्दी क्या होता है जी, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन एंड आयोनाइजेशन। नहीं याद होता तो देख लीजिएगा। आयन सेपरेशन होती है बेटा, लाजमी लिखना है m/z की बेस पे आपके पास आयन सेपरेशन हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे आप इसको करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस आपके पास आ जाता है, नथिंग एल्स। आखिर में आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बेटा बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो तो आपने सीधा लिखनी है। मेन एप्लीकेशन जो है वो आप इसको कहेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कौन सा एटम कितनी अबंडेंस में कौन सा आइसोटोप कितनी अबंडेंस में पाया जाता है। फिर बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, अच्छा निकालने का ना यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इल्यूसिडेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है। इसके अलावा स्टडी ऑफ प्रोटीन वगैरह वगैरह वो सारा कुछ आप पढ़ लेते हैं। क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सैंपल, यानी कि अननोन सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अबव ऑल ये निकालने के लिए बेटा एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। उसमें कैसे करते हैं बेटा, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आपको ना करना क्या है, अब इस तरह का एक सवाल जो है ना आपका स्टार्ट में मैंने दिया भी हुआ था, वो स्टार्ट में ये दिया है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम हैविंग आइसोटोप दिस एंड दिस। अब आपने करना क्या है, इसका निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो पहले का मास कितना है बेटा 24 मल्टीप्लाई बाय पहली परसेंटेज कितनी है 79,
प्लस दूसरे का मैथ कितना है 25, परसेंटेज कितनी है 10, प्लस इसका मैथ कितना है 26, तीसरे का परसेंटेज कितनी है 11, डिवाइडेड बाय बेटा आपने करना है 100। तो ये 24 पॉइंट आई गेस 26 वगैरह वगैरह कुछ इस तरह का था। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मैथ आ जाएगा। तो घबराना नहीं। अब होगा क्या कि वो आपको बड़े हो सकता है कि उठा कर दे सल्फ़र के जो है ना वो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करें। भाई प्रोसीजर आता है ना, आपको प्रोसेस पूरा आता है, प्रोसेस आता है तो फिर आपको मसला नहीं है, आप इसको मिनटों में कर लेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास चैप्टर नंबर सेकंड। इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो है ना वो डिटेल से मैंने हर चीज़ डिस्कस की है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सारे हो गए आपके, ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर लिए। यस, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर